नमस्कार, बाप की अदालत के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। एक सरपंच क्या क्या काम करता है, उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ जानेंगे खुद सरपंच जी से। देखिए, राजस्थान में 1959 में भारत की पहली ग्राम पंचायत बनी और आज पूरे भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, जिससे हम यानी कि गांव के सरपंच चलाते हैं। किसी भी गांव में ग्राम पंचायत बनाने के लिए उस गांव की पॉपुलेशन कम से कम 750 तो होनी ही चाहिए। अगर पॉपुलेशन कम है तो 2 गांव मिलकर भी एक ग्राम पंचायत बना सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप भी कुछ करते हो कि नहीं? अब शर्मा जी, पंतप्रधान खुद तो हर गांव में काम करने नहीं जा सकते ना, इसलिए हम लोग सरकारी योजनाएं गांव वालों तक पहुंचाते हैं और उन पे अमल भी हम ही करते हैं। गांव में पानी, बिजली, सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, बच्चों के लिए स्कूल हम ही तो बनाते हैं और चलाते भी है। गांव के विकास के लिए डीपीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल से जो पैसा आता है, गांव वालों से जो टैक्स कलेक्ट होता है, उन्हीं पैसों से ये सब काम होते हैं, जिसका हिसाब मुझे रखना पड़ता है। भाऊ, आखिरकार हमारे ऊपर भी तो बीडीओ साहब और ग्राम सेवक होते हैं, जिन्हें हमें हर काम का रिपोर्ट देना पड़ता है। हमने काम नहीं किया तो लोग बीडीओ साहब को हमारी शिकायत कर सकते हैं, पता है आपको? ओ, इतना करते हो तो आपको सैलरी भी तो अच्छी मिलती होगी। अरे भाऊ, कहाँ हर महीने 10,000 रुपए मिलते हैं, बस बहुत हालत खराब है। अच्छा, बाय द वे, आपकी स्कॉर्पियो बढ़िया है। कौन सी रे, ब्लैक वाली या व्हाइट वाली? नमस्कार, बाप की अदालत के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। एक कॉर्पोरेटर पार्षद क्या क्या काम करता है, उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ जानेंगे खुद कॉर्पोरेटर जी से। देखिए, जो कॉर्पोरेशन का एरिया होता है ना, उसे पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसी को हम लोग वार्ड्स कहते हैं। अब ऐसे एक वार्ड में लगभग 10,000 लोग रहते हैं और हर एक वार्ड के लिए एक कॉर्पोरेटर होता है, जो उस पर्टिकुलर वार्ड में अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स और ब्रिजेस, एरिया का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और मेंटेन करना, ऐसे कई सारे काम करता है। तो ये सब करने के लिए पैसा खुद की जेब से लगाते हो? मजाक अच्छा करते हो आप, मत किया करो। देखिए शर्मा जी, हर कॉर्पोरेशन के अलग अलग इनकम सोर्सेज होते हैं और उन्हीं पैसों से ये सब खर्चे होते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज, इंडस्ट्रीज का टैक्स कलेक्ट होता है, अलग अलग लाइसेंसेस और परमिट्स का पैसा। इवन कॉर्पोरेशन को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से भी तो ग्रांट्स आते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, अकेले पुणे के पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन में, जहां 128 कॉर्पोरेटर्स है, वहां हर साल 6,500 करोड़ का रेवेन्यू आता है। फिर तो बहुत पैसा है। वैसे इन करोड़ों के रेवेन्यू में से आपको कितना मिलता है लीगली? सैलरी के नाम पे बस 20,000 रुपए मिल जाते हैं। बाकी ट्रैवल अलाउंस, इंश्योरेंस वगैरह जैसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट से मिल जाती है। बाकी बड़ा बुरा हाल है शर्मा जी। जी भगवान करे आपके जितना बुरा हाल हम सबका हो। नमस्कार, बाप की अदालत के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। एक मेयर, महापौर क्या क्या काम करते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ जानेंगे खुद मेयर साहब से। देखिए शर्मा जी, हर शहर के डेवलपमेंट के लिए, उसको चलाने के लिए वहाँ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। वार्ड वाइज मल्टीपल कॉर्पोरेटर्स होते हैं और उन्हीं कॉर्पोरेटर्स में से एक बनता है मेयर, जो उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लीड करता है। अगर कोई मुंबई पुणे जैसा बड़ा शहर है तो वहाँ एक से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती है, क्योंकि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर मैक्सिमम 10 लाख लोग आते हैं। तभी तो अकेले मुंबई में 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और शर्मा जी, आपको पता है, जैसे प्रेसिडेंट देश का पहला नागरिक होता है, वैसे ही मेयर उस शहर का पहला नागरिक होता है। ओ, लेकिन अगर आप शहर के पहले नागरिक होते हो तो काम करने के टाइम पे लास्ट में क्यों खड़े रहते हो? आप भी ना शर्मा जी, ऐसे थोड़ी ना शहर चलता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उसका सुपरविजन हम करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन के सारे फाइनेंशियल राइट्स म्युनिसिपल कमिश्नर के पास होते हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। पर शहर के ग्रोथ के लिए अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे काम हम ही तो करते हैं। और आप ये काम ठीक से ना करें तो? शर्मा जी, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये सही बात बताई। वैसे सैलरी तो अच्छी खासी मिलती होगी आपको? अरे कहाँ शर्मा जी, 25,000 रुपए मिलते हैं बस। ओ अच्छा, वैसे नए घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कौन से, मुंबई वाले या दुबई वाले? नमस्कार, बाप की अदालत के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। एक एमएलए क्या क्या काम करता है, उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ जानेंगे खुद एमएलए साहब से। शर्मा जी, पहले एमएलए का सिस्टम समझिए। एमएलए के चुनाव के लिए पूरे देश को 4,123 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि 4,123 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग अपने अपने एरिया के एमएलए कैंडिडेट को चुनने के लिए वोट देते हैं। इस तरह हमारे देश में टोटल 4,123 एमएलए है। वाह! वैसे एमएलए जी, वसूली करने के अलावा आपकी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? देखिए, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर। हम लोगों की जरूरतें और समस्याओं को विधानसभा में डिस्कस करते हैं।
फिर उन पे पॉलिसीज और बिल पास करते। शर्मा जी, हम गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में ब्रिज की तरह काम करते और सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एमएलए, पुलिस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ सर्विसेज, तीर्थ यात्रा, इन सब पर लॉज बनाते। आपको पता है पार्लियामेंट भी इन पे लॉज नहीं बना सकती, सिर्फ हम एमएलए ही इन पर स्टेट लेवल पर लॉज बना सकते। अच्छा, तो आपकी पावर सिर्फ एक स्टेट तक ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं शर्मा जी, आप गलत नहीं हो, आप बहुत ज्यादा गलत हो। आपको पता है हमारे संविधान में अगर कुछ अमेंडमेंट करनी है तो एमपीज के साथ साथ आधे से ज्यादा एमएलए की भी साइन लगती है। इन सब के बदले आपको मेवा कितना मिलता है ऑफिशियली? देखिए, ये तो हर स्टेट में अलग अलग होता है, पर ऑन एन एवरेज हमें 25 लाख हर साल सैलरी मिलती है, साथ ही घर, गाड़ी और कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं। वैसे अभी आप कौन से पार्टी में हो? वो इलेक्शन के बाद बताऊंगा। नमस्कार, बाप की अदालत के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। एक एमपी क्या क्या काम करता है, उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ जानेंगे खुद एमपी साहब से। शर्मा जी, आजकल के बच्चों को फैक्ट्स बड़े पसंद आते हैं, तो सुनो। हमारे देश में टोटल 545 एमपीज है और एक एमपी 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर कंपैरिजन के लिए बताऊं तो कनाडा का एक एमपी सिर्फ 97,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है और वही ब्रिटेन का 72,000 लोगों को। इंटरेस्टिंग। वैसे एमपी साहब, एमएलए और एमपी के बीच में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो वो थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, एमएलए एक छोटी एरिया को गवर्न करता है और उसका रिपोर्टिंग सीधा स्टेट गवर्नमेंट को होता है, यानी उसके एरिया को वो स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। जबकि हम एमपीज का एरिया थोड़ा बड़ा होता है और हमारी रिपोर्टिंग सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री को होती है और हम हमारे एरिया को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं और हम इलेक्टेड एमपीज में से एक प्राइम मिनिस्टर बनता है। काम भी करते हो आप कुछ? जी बिल्कुल, हमारे लोगों की समस्या है, जरूरत है, हम नेशनल लेवल तक पहुंचा दे और उसी के हिसाब से नेशनल लेवल पॉलिसीज में, लॉज में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, इनके बारे में लोकसभा और राज्यसभा में काम करते हैं। संविधान ने हमें ये पावर भी दी है कि अगर कोई सरकार ढंग से काम ना करे तो हम एमपीज मेजोरिटी के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन का यूज करके उस सरकार को गिरा भी सकते हैं। हाँ, ये काम दिल से करते होंगे आप। वैसे आपकी एक बुरी आदत के बारे में पता चला है हमें। कौन सी? वो सत्ता देखकर पार्टी बदलने की। नमस्कार, बाप की अदालत के 6th एपिसोड में आपका स्वागत है। एक स्टेट का सीएम क्या क्या काम करता है, उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ जानेंगे खुद सीएम साहब से। शर्मा जी, पहले हर एक स्टेट का सिस्टम कैसे चलता है वो समझिए। जैसे देश का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही स्टेट का हेड चीफ मिनिस्टर होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपीज मिलकर देश का प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में एमएलएज मिलकर स्टेट का चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, वैसे ही हर स्टेट का एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है और वही उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और एज अ सीएम आपके पास कौन सी ऐसी पावर्स होती है जो स्टेट लेवल पर किसी और के पास नहीं होती? किसको कौन सा मंत्री बनाना है ये गवर्नर को हम सीएम रिकमेंड करते हैं। कौन से मिनिस्टर से रिजाइन करवाना है ये भी हमारे हाथ में होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर इनके सीएम अपने पद से इस्तीफा देता है तो ऑटोमेटिकली पूरी मंत्री परिषद कोलैप्स हो जाती है। इसके अलावा स्टेट के एजुकेशन बोर्ड में बदलाव लाना, किसानों का कर्जा माफ करना, ये सब भी सीएम के अंडर ही आता है। वाह, अब इसी के साथ सीएम की सैलरी के बारे में भी बताओ जरा, जो गवर्नमेंट से आती है, जनता से नहीं। सैलरी का ऐसा है कि वो हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग वैरी करती है। जैसे कि सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना के सीएम को मिलती है जो है 4,10,000 रुपए और सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के सीएम को मिलती है जो है 1,05,000 रुपए। वैसे बार बार किसके कॉल्स आ रहे हैं आपको? अरे वो ईडी वालों के। नमस्कार, बाप की अदालत के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। देश का होम मिनिस्टर क्या क्या काम करता है, उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ जानेंगे खुद होम मिनिस्टर साहब से। शर्मा जी, आसान भाषा में बताऊं तो हमारा देश एक शिप है और मैं यानी होम मिनिस्टर उसका सिक्योरिटी हेड। जैसे एक शिप पर कभी शार्क हमला करता है, कभी लुटेरे, तो कभी अंदर के लोग आपस में झगड़ते हैं। देश के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है, कभी टेररिस्ट अटैक, कभी चाइना बॉर्डर का टेंशन, तो कभी हमारे देश के लोग ही आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसे में देश के इंटरनल सिक्योरिटी को संभालना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इवन देश के बॉर्डर तक का मैनेजमेंट संभालना मेरा यानी कि होम मिनिस्टर का ही काम होता है। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड हाईएस्ट सीनियरिटी होम मिनिस्टर के पास होती है। इतना ही नहीं, और सुनिए, आईपीएस, डैन आईसीएस जैसे सभी पुलिस पोस्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आते हैं। तो क्या आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को कंट्रोल करते हो? जी नहीं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। इसके लिए लेफ्टिनेंट, फ्लीट एडमायरल और एयरफोर्स मार्शल होते हैं। मैं बस उन्हें एक लिमिट तक डायरेक्ट कर सकता हूँ और इमरजेंसी में स्पेशल फोर्सेस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ऑथोरिटी भी दे सकता हूँ। अच्छा, बस इतना ही? अरे जान दे देंगे देश के लिए यार, क्या बात कर रहे हो आप। और हाँ, मेरे सारे किस्से और डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पढ़ लेना और भाई को फॉलो करना। पहले भी मैं। हेलो मंत्री जी,
क्या हुआ होम मिनिस्टर जी, बड़े खुश लग रहे हो। 400 पार हो गए शर्मा जी। नमस्कार, बाप की अदालत के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। देश के प्राइम मिनिस्टर क्या क्या काम करते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ जानेंगे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से। देखिए शर्मा जी, एक प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नाम की एक पूरी बॉडी होती है, जिसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड करता है। इसी के साथ इस बॉडी में जॉइंट सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, एडवाइजर और इवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो भी करंटली अजीत डोवाल जी है, ऐसे कई सारे पावरफुल ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ तक कि इसी पीएमओ के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। तभी तो काम इतना एक्यूरेसी के साथ होता है। अच्छा, तभी आप दिल खोल के विदेश घूमते हो। वैसे और क्या क्या काम करते हो आप। फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन मजबूत करना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बैठकर बजट चेक और रिव्यू करके अप्रूव करना, क्राइसिस के वक्त सबसे आगे रहकर देश को संभालना, ये सब मैं ही तो करता हूँ। इसी के साथ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और नीति आयोग, जहाँ पर देश के डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट्स बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ऐसी और कई इंपॉर्टेंट बॉडीज का चेयरमैन पीएम ही तो होता है। और क्या आप जानते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि यूपीएससी डिपार्टमेंट के मेंबर्स और चेयरमैन तक को भी प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करता है। शर्मा जी, बाकी सब डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल देना। और मित्रों, इंटरेस्टिंग रील बनाता है बंदा, फॉलो करना। अरे अरे, आप कहाँ चल दिए। अरे वो 2 घंटे में इटली का फ्लाइट है ना। पहला नशा पहला खुमार। नमस्कार, बाप की अदालत के फाइनल एपिसोड में आपका स्वागत है। देश के प्रेसिडेंट क्या क्या काम करते हैं, उनके पास क्या क्या स्पेशल पावर्स होती है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ जानेंगे खुद प्रेसिडेंट साहब से। शर्मा जी, आज तक आपके शो पर जितने भी लोग आए, उनमें से सबसे ज्यादा पावर मेरे पास है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस तक को मैं ही अपॉइंट करता हूँ। यहाँ तक कि इंडियन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी प्रेसिडेंट ही होता है। तभी तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ ऑफिसर्स को भी मैं ही अपॉइंट करता हूँ। इवन कुछ केसेस में मैं पूरे देश में इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा और 2 मोस्ट यूनिक पावर्स है मेरे पास। फर्स्ट इज पावर ऑफ पार्डन। अगर किसी को लगता है कि कोर्ट ने उनके साथ इनजस्टिस किया है, तो वो लोग मुझे मर्सी पिटीशन लिख सकते हैं, और अगर वो मुझे कन्विंसिंग लगा तो मैं उनका डेथ सेंटेंस तक माफ कर सकता हूं। और दूसरा है वेटो पावर। इसको यूज करके मैं चाहूं तो पार्लियामेंट से पास हुए बिल्स को मेरे टेबल पर पेंडिंग रख सकता हूं और उसे बिना साइन किए वापस भी भेज सकता हूं। जब तक मेरा फाइनल साइन नहीं होता, तब तक कोई भी बिल पास नहीं होता। पर हमने तो आज तक देखा है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। जी नहीं, ये लोगों की गलतफहमी है। देश का प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इवन प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करता है। और जनता, आप इस वीडियो को और इस पूरे सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है ये हर कोई समझ पाए। और फॉलो जरूर करना।